5 दिन से दिल्ली में बाढ़ की मार, लाल किला आईटीओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पानी, अब भी खतरे के पार। यमुना नदी, आप और बीजेपी आमने सामने। भारत फ्रांस मिलकर बनाएगा लड़ाकू विमान, मैक्रोन ने पीएम के साथ ली सेल्फी, कहा दोस्ती अमर रही है। फ्रांस के बाद यूएई में पीएम का भव्य स्वागत। महंगाई के लिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम कारोबारियों को ठहराया जिम्मेदार, तो भड़के ओवैसी। अखिलेश ने कहा बीजेपी की छोटी सोच। बगावत के बाद पहली बार शरद पवार के आवास पर गए अजित पवार, कल मिला था वित्त विभाग का प्रभार। एनसीपी के खाते में कई अहम मंत्रालय। भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 141 रन से हराया। सीरीज में 1-0 से बढ़त की हासिल। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता से, जहां पर गौरव भाटिया भाजपा के प्रेस वार्ता करते हुए दिख रही हैं। एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का यह निश्चय है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं। अब यह भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को भी नहीं बख्शते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। आज ये पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप जब कोविड महामारी ने पूरे भारत को और विश्व को अपनी चपेट में लिया और दिल्ली में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे, अस्पताल में बेड की सुविधा हो, यह सुनिश्चित आपको करना था। दवाई हो, यह आपको सुनिश्चित करना था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, देखिए जी, ये जो बिहार के लोग आ रहे हैं उसकी वजह से बेड की कमी हो गई है। अच्छा,
प्रदूषण की समस्या आई, अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व सरकार जो पंजाब में थी उस पर दोषारोपण किया, हरियाणा सरकार के लिए कहा कि यह जिम्मेदार है, लेकिन खुद जो करना था वो नहीं किया। अब जल का संकट आया, यहां दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है, और यह दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है। भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है, ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। आपसे अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल जनता पूछ रही है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको उठा रहा हूं। पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके ये बताइए 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? पहला सवाल है आपके लिए। और आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो शराब के ठेकेदार थे उनके साथ बैठक करनी थी, शराब का घोटाला करना था। आपको शीश महल बनाना था, जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार का महल खड़ा करना था। कोविड की महामारी में आप छुप गए, दुबक गए। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था तो वो केंद्र की सरकार थी जिसने ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को दवाई मिले, बेड हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगे। आप कहीं नहीं दिखाई दिए। और जब बात आई प्रदूषण की, और याद करिएगा कि पिछले साल भी एमसीडी चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि डीसिल्टिंग नहीं हो रही है, और आपसे पूछा कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हो रही है। इससे बाढ़ आने का खतरा है। आपने उसका संज्ञान भी नहीं लिया। आज प्रदेश की सरकार आपकी डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, यह बात तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाई गई है। 9 साल की निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपने जो ड्रेनेज का प्लान देना था यह जमा क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता कि अगर पहले वर्ष ही जो बात अपने मैनिफेस्टो में आपने कही थी उसको पूरा करके ड्रेनेज प्लान दे देते तो ये संकट जो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं ये नहीं आता? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल बड़ा अहम है। फिर से वही दोषारोपण, बहानेबाजी। कह रहे हैं 3.5 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया, इससे बाढ़ आ गई। तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा और ये आंकड़े मैं रख रहा हूं, दुरुस्त कर लीजिएगा।
2013 और 2019 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 8 लाख। बाढ़ नहीं आई। बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता कार्य करना नहीं है, केवल और केवल बहानेबाजी करना। प्रदूषण के लिए पूर्व की पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, अस्पताल में बेड नहीं कोविड की महामारी में, तो बिहार की जनता आ जाती है। इसलिए कोविड के समय में जो मैनेजमेंट दिल्ली सरकार को करना था वो ध्वस्त हो गया, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मजदूर जिम्मेदार। और अब अगर बाढ़ का संकट आ रखा है तो उसके लिए केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री बने किस लिए हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा। ये जो सारे तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, इसके साथ यह आपके साथ साझा करना भी बड़ा आवश्यक है कि 13 जुलाई को जब ये बाढ़ का संकट आया तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल से निकले। इससे पहले आपके पास समय क्यों नहीं था अरविंद केजरीवाल जी? क्या आप पहले नहीं निकल सकते थे? संज्ञान लेते, कार्य करते, कुछ ठोस निर्णय लेते। शराब नीति लाने में तो आपने बड़ी जल्दबाजी करी थी। यहां आपने 8-9 साल बीत गए और ड्रेनेज प्लान भी नहीं बनाया। दूसरा, जो सीवर लाइंस हैं उनकी डीसिल्टिंग 8 साल से नहीं हुई। जब डीसिल्टिंग नहीं होगी तो जो कैपेसिटी है पानी के आउटफ्लो की वो कम हो जाती है। इस पे अराजक अपराध पार्टी थी, जो अब धोखेबाज पार्टी भी है, बहानेबाज पार्टी भी है, कुछ नहीं बोल रही। आज उनके एक वरिष्ठ नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ। ये जो तथ्य हम उठा रहे हैं, इस पे अरविंद केजरीवाल जी एक शब्द बोलेंगे? तीसरी बात, जितने भी ड्रेन्स हैं इनकी डीसिल्टिंग 15 जून से पहले हो जानी चाहिए। मॉनसून आए उससे पहले सफाई हो जाए। इस साल भी नहीं हुई। यह पूछा नहीं जाएगा क्यों नहीं हुई? इसका कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक। ये जो तथ्य सामने रखे, ये इसलिए रखे कि एक तरफ जैसे मैंने बताया कर्तव्य परायण हमारी सेना, एनडीआरएफ की टीम, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की केंद्र की सरकार, एलजी का दफ्तर, सब लगे हुए हैं, प्रयास कर। तो जिस तरीके से भाजपा का प्रेस वार्ता आपने सुना, और सीधे तौर पर बीजेपी ने लगातार केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है और कई सवाल करते हुए भी नजर आए हैं कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री को आखिरकार इस मामले को पहले ही संज्ञान में लेना चाहिए था। चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर, रामपुर कोर्ट से आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट ने दोषी ठहराया है। 2019 में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला, बता चले हेट स्पीच का मामला बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने दिया था हेट स्पीच और थोड़ी देर में रामपुर कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, आजम खान के खिलाफ दर्ज हुआ था हेट स्पीच का मामला, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने हेट स्पीच दिया था, जिसके बाद आज सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में रामपुर के कोर्ट में सजा का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रामपुर कोर्ट से आजम खान को तगड़ा झटका लगा है और हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट ने दोषी ठहराया है, जिसमें थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा।
चलिए बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में शामिल होने पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। पार्टी नेताओं के सलाह के बाद एनडीए की मीटिंग में शामिल होने पर होगा फैसला। पार्टी नेताओं की बैठक में लिया जाएगा अंतिम फैसला, ऐसा कहना है चिराग पासवान का। उन्होंने कहा विभिन्न मुद्दों पर हम करते आए हैं बीजेपी का समर्थन। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। विभिन्न मुद्दों पर हम बीजेपी का समर्थन करते आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, एनडीए की बैठक में शामिल होने पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोग को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है, पर इसमें अंतिम फैसला आज पार्टी की बैठक के बाद ही लिया। बड़ी खबर, पटना में बीजेपी नेताओं के बाद लाठीचार्ज के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता की मौत की जांच के लिए कमेटी का गठन और बीजेपी ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से बीजेपी नेता सुनीत दुग्गल का बयान सामने आया। लाठीचार्ज को लेकर पुलिस से बातचीत करेंगे और पुलिस से पूछेंगे किसने दिया लाठीचार्ज का आदेश। साथ ही उन्होंने कहा मामले की जांच के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे। बहुत से मुद्दे हैं, जिस तरह से जो विभत्स ये घटनाक्रम हुआ है उसकी एक एक करके सबकी जांच करके और हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। हॉस्पिटल में भी जाएंगे, घायलों से बिल्कुल जाएंगे। पुलिस कुछ अलग थ्योरी कह रही है, उसके ऊपर भी हम पुलिस से भी बात करेंगे, दोनों पक्षों से बात करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे कि उनको ऐसी क्या उनके ऊपर जो है विडंबना हुई, कहाँ से उनको आदेश हुए कि जो जिस तरह से उन्होंने जो है वो लाठीचार्ज किया। पूरी इस बात की एक एक करके सभी बातों की जांच। चलिए बढ़ेंगे, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर हरियाणा कृषि मंत्री का बयान सामने आया है। हरियाणा से यमुना में पानी छोड़े जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई बांध नहीं, जो पानी आता है वो दिल्ली इलाहाबाद की ओर बढ़ता है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में अवैध कब्जे के कारण जल भराव हुआ है। तो बड़ी खबर, जयप्रकाश नड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश लगातार कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, उन्होंने कहा दिल्ली में अवैध कब्जे के कारण जल भराव हुआ है। तो यमुना का जलस्तर बढ़ने पर सियासी घमासान तेज और ऐसे में बयानबाजी भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर तमाम बातें कहते हुए नजर आई हैं और उन्होंने कहा कि हरियाणा से यमुना का पानी नहीं आया है और हमारे पास कोई बांध नहीं, जो पानी आता है वो दिल्ली इलाहाबाद कोर्ट से आता है। दरिया का पानी तो दरिया में जाएगा। दरिया में जब पानी कम होता है तो हम सिंचाई के लिए यूपी में थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, सिंचाई के लिए हरियाणा में ले जाते हैं। हमारे पास कोई डैम है नहीं, जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, दिल्ली होकर के, आगरा होकर के, जो इलाहाबाद होकर के समुद्र में जाता है। इसको कौन मोड़ सकता है? अब इसको भी ये कहते हैं कि इसको यूपी की तरफ नहीं भेजा, इसको हरियाणा की तरफ नहीं भेजा, पंजाब की तरफ नहीं भेजा। तो इस तरह के बयान देना अच्छा नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। सच्चाई तो ये है कि पानी इतना पहले भी आया है, लेकिन तब जमुना का बेसिन चौड़ा था। अब जमुना पे वहाँ कब्जे हो गए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हो गई है, जमुना को बिल्कुल संकरा कर दिया है, तो पानी का लेवल बढ़ गया है। इसलिए दिल्ली को डुबोने में जितना योगदान दिल्ली में कब्जे और अवैध कब्जों का है वो। चलिए इससे पीछे एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बाद निरीक्षण का दौरा जारी है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ से हुए नुकसान का राज्यपाल ने जायजा लिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकलन होना अभी भी बाकी है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 300 करोड़ रुपए दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है,
बाढ़ से हुए नुकसान का राज्यपाल ने जायजा लिया है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का बयान सामने आया है। कहा, नुकसान का आकलन होना अभी और भी बाकी है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 300 करोड़ रुपए दिए हैं। नुकसान का जायजा तो जहां जहां घटनाएं हुई हैं वहां वहां लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसके नाते जो यहाँ टूरिस्ट आए थे और सब आए थे वो परेशान हुए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों का मतलब की मृत्यु भी हुई। यह सबसे अधिक दुर्भाग्य की स्थिति रही। और जो उस समय की स्थिति थी कि जो मानसून के बाद बारिश आती थी वो दोनों टकरा करके ऐसी स्थिति पैदा किया कि ये पूरा का पूरा 100 साल का पुल तक टूट गया जिस पर हम खड़े हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी से भी बात हुई। उन्होंने मुझे पूरी तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम हिमाचल की हर संभव मदद करेंगे। यहाँ से जो रिपोर्ट ये भेजेंगे, अभी तो नुकसान का आकलन होना बाकी है। फौरी तौर पर केंद्र सरकार ने अभी तक 300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया है और उसके साथ ही साथ उस समय वायुसेना का जहाज भी दिया, हेलीकॉप्टर भी दिया, जिस हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को। तो यूसीसी बिल को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 14 जून 2023 को विधि आयोग ने लोगों और पार्टियों से अपना विचार यूसीसी पर देने के लिए कहा था। उसके संबंधों में हमने पार्टी की तरफ से पत्र भेजा है। मैंने ये कहा कि विधि आयोग को यह बताना चाहिए कि यूसीसी क्या है। ओवैसी की माने तो ये बड़े संयोग की बात है कि 2018 में भी मोदी जी ने यूसीसी की बात शुरू कर दी थी, क्योंकि 2019 में चुनाव थे और अब 2024 में चुनाव है तो फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ये बड़ी अफसोस की बात है, भाजपा विधि आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने जून 14, 2023 को लोगों जनता से कहा कि पार्टी से कहा कि अपने व्यूज और आइडियाज दें, तो हमने उनको लिखकर दे दिया है। और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते। और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था। ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 से आप ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद को पूरे करने। चलिए, खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जाऊंगा और अपने